इनमें कहो जिसमें भी कहो। कोई नहीं हर्षिता पढ़ने वाला बच्चा नहीं, सारे पढ़ने वाले होते हैं, सब अपने अपने हिसाब से पढ़ते, कोई थोड़ा पढ़ता है। लिखो भैया क्वेश्चन। जब तक तो हमने कल क्या है, फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ा था, तो लिखो। क्वेश्चन है कैलकुलेट टाइम। कैलकुलेट टाइम इन विच calculate time in which 1 gram aluminium deposit at electrode on passing 1.5 एम्पियर करंट। अगर हम 1.5 एम्पियर का करंट पास करें, अगर हम 1.5 एम्पियर का करंट पास करते हैं तो कितना एल्यूमिनियम कैथोड पर डिपॉजिट होगा। तो हमने कल आपको बताया था कि जब भी किसी इक्वेशन में टाइम दिया हो तो हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, डिवाइडेड बाय वैलेंसी और इनटू 9655, ठीक है ना। तो फिर हमें सॉल्ट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। पासिंग 1.5 एम्पियर करंट फ्रॉम एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट से, एल्यूमिनियम सल्फेट में से अगर 1.5 एम्पियर का करंट हम कितने टाइम तक पास करें कि 1 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाए। तो है? तो अब हमने आपको बताया था कि अगर टाइम दिया हो या पूछे तो फिर हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप बुक में इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आधे पन्ने का तो डेफिनेट मान लो, ठीक है। तो अब हमें W गिवन है 1 ग्राम एटॉमिक वेट 27, करंट 1.5 एम्पियर, टी टाइम सेकंड में आएगा, वैलेंसी 3 है जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होगी, और 96500 में हम क्या, तुम भी कुछ नहीं कर सकते। अब हमारा टोटल, अब सारा जो मटेरियल रह गया वो इस बात पे रह गया कि इनटू कौन करता है। सर एटॉमिक वेट एक बार रखेंगे क्या सॉल्ट का? एटॉमिक वेट यार फॉर्मूले में कल तक तो ऊपर ही था। नहीं सॉल्ट का कल रखेंगे क्या? तक सॉल्ट का क्यों रखेंगे, जिस मेटल को डिपॉजिट करने को कह रहा है उसका एटॉमिक वेट रखेंगे। यस। तो देखते हैं कौन इंटू करता है फटाफट। जो इंटू करेगा उसको एक क्वेश्चन और इनाम। तो कोई है जो बता सके टाइम सेकंड में? योगिता आ गई लौट के? सर मैं इस रास्ते में हूँ। अच्छा, कहाँ हनुमानगढ़ से आ रही है? हनुमानगढ़ से? हम्म, हर्षित आंसर 7148। तो इसका आंसर है 7148 सेकेंड।
और आवर्स में हो जाएगा 1.98 आवर्स। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए सब जानते हैं कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 7148 डिवाइडेड बाय 3600, सही है क्या? तो 1.98 आवर्स आ जाए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। KMnO4 को एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में रिड्यूस करने के लिए कितने फैराडे चार्ज चाहिए? तो हम यहां लिख देते हैं हाउ मच चार्ज रिक्वायर टू डिपॉजिट KMnO4 in acidic, basic and neutral medium। इसके लिए हमको डी ब्लॉक आना जरूरी है। अगर हमें डी ब्लॉक नहीं आता तो हम ये नहीं कर सकते, या इसके लिए मोल कंसेप्ट का आना जरूरी है। और ये बात हमको याद होनी चाहिए कि एसिडिक में ये 5 इलेक्ट्रॉन लेकर Mn+2 बनाता है, और न्यूट्रल मीडियम में ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर MnO2 बनाता है, और बेसिक मीडियम में ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके MnO4-2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिडिक में 5 फैराडे, न्यूट्रल में 3 फैराडे और बेसिक मीडियम में 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारे सामने है, और ये एनसीईआरटी 12th क्लास का क्वेश्चन कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम में रिड्यूस करने के लिए कितने फैराडे की जरूरत पड़ेगी, तो फिर से हमें डी ब्लॉक में जाना पड़ेगा, और डी ब्लॉक में जाकर ये इक्वेशन याद होनी चाहिए कि ये 6 इलेक्ट्रॉन लेकर 2Cr+3 और 7H2O बना दे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें दिख रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन? और 1 इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे चार्ज होता है, तो 6 फैराडे से कितना पोटेशियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाएगा? 1 मोल। और मोल कंसेप्ट में हम यही पढ़ते हैं, पर जो ज्यादातर लोग पढ़ाते हैं मेरी समझ में वो बिल्कुल ही गलत प्रोसीजर है कि हम मोल कंसेप्ट में ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, जबकि बच्चे को ये रिएक्शन याद ही नहीं होती। तो मोल कंसेप्ट की एप्लीकेशन जब केमिस्ट्री पूरी हो जाए तब होनी चाहिए, जिससे बच्चा ये बहाने नहीं बना सके या टीचर अपना इंप्रेशन नहीं मार सके कि ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। अरे भगवान, बैठ जाओ। तो हम इसको 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्या हुआ? पीछे उस पर बैठ जा रहा हूं। ये आजा इधर आ। वो थोड़ा गंदा होगा यार, वैसे साफ तो करवाया था इसलिए, उधर का हमें पता है पक्का साफ। क्वेश्चन ये है कि अगर हम कैडमियम सल्फेट को सीरीज में अगर हम एक बल्ब के साथ जोड़ दें, और बल्ब के ऊपर इतने वॉट, ठीक है ना, और 110 वोल्ट लिखा हुआ है, और हम इस बल्ब को 10 घंटे जलाएं, 10 आवर्स तक जलाएं, तो बताओ कितना कैडमियम डिपॉजिट हो जाएगा? और कैडमियम का एटॉमिक वेट 112 है। फिर से क्वेश्चन सुन लो
अगर हम कैडमियम सल्फेट को 100 वाट और 110 वोल्ट के बल्ब के साथ सीरीज में अटैच करके बल्ब को 10 घंटे तक जलाएं तो कितना कैडमियम डिपॉजिट होगा। तो क्वेश्चन में टाइम गिवन है, क्वेश्चन में टाइम गिवन है। जब भी टाइम गिवन हो तो हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है W इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाय वैलेंसी इंटू 9650। तो W तो हमको निकालना है, एटॉमिक वेट की जगह हम पुट कर देंगे 112, टाइम की जगह 10 घंटे 60 से इंटू कर दिया तो सेकंड में आ गया। वैलेंसी कैडमियम सल्फेट में कैडमियम के 2 है 96500। तो तुमको दीक्षा बताएगी आई की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि अपना मोस्ट ज्यादातर जीवन फिजिक्स में गुजारती है तो आज आई इसी के पल्ले पड़ेगा। हाँ बिल्कुल आई। तो भैया आई निकालो और बताओ। हर्षित आई तो 1 एम्पियर 110 वोल्ट है आई क्या? हाँ 110 वोल्ट है भैया। अभी 1 मिनट। 0.91। तो फॉर्मूला पी फॉर्मूला बराबर है। पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू। अब अगर तुम इसमें बड़ी क्लास में चले गए तो तुमसे आई नहीं निकलेगा। सिंपल 100 बाय V इज इक्वल टू आई, तो P इज इक्वल टू VI। तो वोल्ट की जगह 110 रख दिया तो ये हो गया 10/11। तो अब हमारा काम खत्म, अब तुम्हारा काम चालू और इसका आंसर करीब 19 और 20 के आसपास आना चाहिए, जितना हमें कुछ याद रह गया। तो कितना आया? कितना आया? हर्षित कितने ग्राम? कर रहा हूँ सर अभी। कितना आ रहा है? तो आपका सॉल्यूशन गलत है, आपके कैलकुलेटर को इंटू करना नहीं आता। इसका मतलब है कैलकुलेटर चलाने वाला बेकार मनुष्य है। 2.6 ही आ रहा है। 2.6 है हाँ यार, आ तो दोबारा। नहीं सकता, तू भी गलत है। 2.13 पक्का? दोबारा इंटू कर। देखो ये 10 घंटे को ठीक कैलकुलेट किया है ना हमने। यार अभी तक तो हमने तो करीब 20 के आसपास ही आंसर देखा है। दोबारा कैलकुलेट कर, तेरे कैलकुलेटर का क्या भरोसा, अभी तो बहुत लंबा निकाल रही थी तू। इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 96500 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय। कैलकुलेटर तक चलाना नहीं आता तुम लोग।
देखिए हमने हालत 18.9 इज ए करेक्ट आंसर। ये हालत है देखो तुम्हारी। अगर तुम्हें गवर्नमेंट ने कैलकुलेटर भी दे दिया तो तुम पूरा पेपर की 4 चॉइस ही कैलकुलेटर से बना दोगे। बनाई ना, वहां भी वो कैलकुलेटर से किया होगा उसने। अब तो आ गया 18.9, सही है आंसर। 18.9 करेक्ट। बताओ क्या हाल बना रखा है तुम लोगों। 18 आ रहा है। कैलकुलेटर से ये हालत है तो हाथ से तो क्या करोगे तुम। लिखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि 1 मोल FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करने के लिए कितने फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। वेरी डैम इजी क्वेश्चन, पर डूबने की पूरी पूरी गारंटी है। 1 मोल FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करने के लिए कितने फैराडे चार्ज चाहिए। एक बच्ची कहती है 2 फैराडे, दूसरे के लिए जगह खाली है, तीसरे के लिए भी और चौथे के लिए भी। नहीं सही भी हो सकता है, हम देखते नहीं ऐसे। कॉपी में करेगी तो होगा, हमारी तरफ देखने से नहीं। 1 फैराडे। है एक आंसर आया है 1 फैराडे। तीसरा अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन आते ही तुम कूद पड़ते हो। पहले देखते हैं कैसे सॉल्व करता है। जब ये 1 मोल है तो उसका हाफ मोल ही बनेगा, क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसने डिफाइन कर दिया है 1 मोल। तो 1 मोल से वो आधा बन सकता है। तो एक आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 +3 होगी। तो कितने का डिफरेंस है दोनों में। तो 1 फैराडे इज एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन फिर हमारे पास है 1 मोल H2O को अगर हम O2 में कन्वर्ट कर दें तो कितने फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। वन मोल H2O को O2 में कन्वर्ट करने के लिए कितने फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। ये भी 12th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। टू फैराडेज है एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। फिर से वही प्रॉब्लम है कि हमको इसको हाफ करना पड़ेगा। यहाँ -2 है और यहाँ 0 है, तो दोनों का डिफरेंस 2 फैराडे आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस 2 फैराडे आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन फिर एनसीईआरटी का। बोले 40 ग्राम एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम सल्फेट से डिपॉजिट करें तो कितने फैराडे चार्ज चाहिए। 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम सल्फेट। अब हमने कल एक ज्ञान की बात बताई थी। एक बच्ची तो क्या इसलिए नहीं अटेंड कर पाई, उसका अटैचमेंट खराब हो गया है, ठीक है ना। पर हमने ज्ञान की बात बताई थी कि 1 फैराडे से कितना डिपॉजिट होता है, पर उस लाइन का यूज स्मार्ट बच्चे ही कर पाते हैं। 1 फैराडे से किसी का एक इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट हो जाता है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कल 9 ग्राम था, तो 1 फैराडे से 9 ग्राम डिपॉजिट होगा, मतलब 9 1 से। तो बताओ 40 के लिए कितना चाहिए। और नहीं तो फिर कैसे करेंगे, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखनी पड़ेगी।
इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फेराडे चार्ज होता है, तो 27 को 3 फेराडे चाहिए, तो 40 को कितना चाहिए? तो फिर से यहां पे लिख देता हूं 1 फेराडे से इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है। और हिंदी में और लिख लेना, तो ये लाइन है तो देखो बहुत छोटी सी, पर दम बहुत है इस लाइन में। इस लाइन से अगर ये याद है तो आप बिना कैलकुलेशन के ही प्रॉब्लम कर सकती हो, इक्वेशन वगैरह का कोई मतलब नहीं है, आप मोस्टली प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल कर सकते। ठीक है, बढ़े आगे। तो हम चल रहे हैं फैराडे के सेकंड लॉ में, तो हम पढ़ेंगे अब क्या? फैराडे का सेकंड लॉ। तो फैराडे भैया ने हमको एक लॉ और पकड़ा दिया। फैराडे ने हमको लॉ क्या दिया? व्हेन इलेक्ट्रोलाइट अटैच्ड, हाँ, लाइट्स अटैच्ड इन सीरीज के पैरेलल, ये तो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। व्हेन इलेक्ट्रोलाइट अटैच्ड इन सीरीज, ठीक है ना, मास डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बताओ भैया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हर्षित? इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना, फिजिक्स वाले टीचर जनरली इक्विवेलेंट वेट लिखाते हैं, या वो फैराडे लॉ पढ़ाते ही नहीं है। देखना आप ध्यान से, तो W बराबर हमने पढ़ा था Z इंटू क्यू। अब जब वो सीरीज में प्रेजेंट है, किसमें? सीरीज में, तो Q तो सेम होगा, Q सेम होगा तो W बराबर क्या हो जाएगा? W1 Z1 W2 Z2, क्लियर? क्योंकि Q1 इक्वल टू, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा W1 डिवाइडेड बाय Z1 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय Z2। और Z हमने कल पढ़ा था क्या होता है? Z हमारा होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे। तो फैराडे तो कांस्टेंट है, दोनों में सेम रहेगा, तो Z की जगह पर अगर हम इक्विवेलेंट वेट रख देंगे तो ये फॉर्मूला ये हो जाएगा W1 E1 इज इक्वल टू W2 ये फैराडे के सेकंड लॉ का आउटकम है। ये फैराडे के सेकंड लॉ का आउटकम है। तो हम देख लेते हैं फैराडे के सेकंड लॉ का एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही देख लेते, फिर कोई और देखिए। तो भैया पहले मार लो कॉपी लॉ को, अब चाहे कुछ नहीं आता हो ये तो आता हो। तो देखना क्वेश्चन नंबर 1, ऑन पासिंग चार्ज थ्रू AgNO3 कॉपर सल्फेट and zinc sulfate, 1.45 gram Ag deposit
क्वेश्चन हिंदी में कहता है कि जब हमने इन 3 इलेक्ट्रोलाइट में से चार्ज पास किया तो इतनी सिल्वर डिपॉजिट हो गई, ठीक है ना। हाउ मच कॉपर और जिंक डिपॉजिट, कितनी कॉपर और जिंक डिपॉजिट होगी, कितनी कॉपर और जिंक डिपॉजिट होगी। तो हमें फैराडे का सेकंड लॉ लगाना पड़ेगा। तो हमें जो डेटा गिवन है उस डेटा में सिल्वर के रेस्पेक्ट में डेटा गिवन है, तो हमने फैराडे के सेकंड लॉ को लिख लिया। ये हो जाएगा W1 इज इक्वल टू W2 W1 की वैल्यू 4.45 ग्राम गिवन है। अब कोई बता सकता है सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 31। अब अगर बच्चा इसके इक्विवेलेंट वेट को सोच रहा है तो बहुत ही शर्म की बात है दोनों के लिए, टीचर के लिए भी। अगर टीचर ने अब तक लिखाया नहीं है तो उसके लिए, और बच्चे ने याद नहीं किया है तो बच्चे के लिए। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये रहती है कि फिजिक्स में इंटर रिलेशन नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैकेनिक्स से कोई रिश्ता नहीं है, और सरफेस टेंशन का सर्किट से कोई रिलेशन नहीं है। पर केमिस्ट्री के सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। इक्विवेलेंट वेट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं और काम पूरी किताब में आता है। अब अगर वो इसको याद नहीं करे तो काम नहीं चलता। तो बताओ भैया, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कल वहां लिखा था और तूने कहा था मुझे आगे का तो याद है। देख, हम ये याद रखते हैं कि तूने कहा क्या कहा था, पर तू इक्विवेलेंट वेट ही भूल जाती। अरे याद है, अभी भी मैंने कब बोला कि नहीं, अब वो 5 तो याद हो जाएगा बाद में। तो W1 की वैल्यू कितनी आएगी? और ये याद करने वाली प्रॉब्लम मैथ्स वाले साइड में ज्यादा है। फिर कॉपर का इक्विवेलेंट वेट याद होना चाहिए यार। वैसे तो कल निकलवाया था कि इसमें इसकी वैलेंसी 2 है, 2 वैलेंसी है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 63.5 डिवाइडेड बाय 2। 0.42। तो इसका आंसर आ गया है 0.42। अब हमें जिंक का भी वेट निकालना है। तो अब अगर आप कॉम्पिटिटिव के बच्चे हो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये 63.5 होता है और ये 65, तो 32.5 आएगा इक्विवेलेंट वेट। तो जिंक का वेट कॉपर से थोड़ा सा ज्यादा। तो हम कर सकते हैं 1.4508 इज इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाय 32.5। तो इसका W1 आ जाएगा 0.43 के आसपास। क्या हम जिंक का वेट कॉपर के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं? हैं? हाँ, हम कॉपर के वेट से भी जिंक का वेट निकाल सकते हैं। तो भैया ये एनसीईआरटी 12th क्लास का क्वेश्चन है। कम से कम इस उम्र में आके तो हमको ये आंसर ही याद हो जाने चाहिए कि कि 12th क्लास का अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो झट से हो जाना चाहिए। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि जब हम मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड और CO2 बन जाता है। तो बताओ मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? हाँ, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल।
क्या था, क्या क्वेश्चन था? हम भी गलत तो नहीं करेंगे? एम ही रह गया। हैं? कुछ और एम ही रीजन नहीं है। सबसे पहले वही होगा। नहीं, बेट देना पड़ेगा, बिना बेट के तो कैसे निकले। तो क्या करें, इसको लिख देते हैं 100 ग्राम, नहीं 1 ग्राम से ये बनता है कितना लिख दे, 0.4 ग्राम। लो आप ठीक है। अगर 1 ग्राम मेटल कार्बोनेट को हीट करने से 0.4 ग्राम मेटल ऑक्साइड बनता है तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? सर ये इसी फॉर्मूले से आएगा क्या? हाँ, वैसे तो कॉमन सेंस की बात यह है। तो देखो, W1 इज इक्वल टू E1 और इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू E2। क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? देखो, कोई गलती तो नहीं करी मैंने। अब ये तो मान लिया मैंने मेटल कार्बोनेट है, तो देखो ये W1 ग्राम है, ये 0.4 ग्राम है। अब ध्यान से देख लेना, मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट मेटल और कार्बोनेट के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, और मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट मेटल और ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। सर आपने ये इक्वालिटी कैसे लगा दिया? इज इक्वल टू था तो इज इक्वल टू ही तो है। तो ऐसे पॉइंट तो फाइव लगता सिक्स है वाला ना क्वेश्चन है सर। ये W1 अरे भाई, तू पता नहीं क्या मैथ, सोते में भी मैथ घूम रही है तेरे। तो मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट मेटल प्लस कार्बोनेट के वेट के इक्वल है। फिर पुराने पाप निकल आए। अब तुमको कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट याद नहीं, याद है क्या हर्षित? 30। तो हर्षित को याद है, जो एब्सोल्यूट करेक्ट भी है। इसका मोलर मास 60 होता है, 2 से डिवाइड कर दिया, 30 आ गया। कोई ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट बता सकता है? 8। ये भी सही बताया है अर्जुन ने। तो 16/2 इज इक्वल टू 8 हो गया। तो क्या अब जनता सॉल्व कर सकती है क्या? क्या जनता एम निकाल सकती है? कोई बात नहीं, एक दिन ये क्वेश्चन, ये नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन बताएगा मेटल का इक्विवेलेंट वेट? 6.67। 6.67। हाँ तो मैं करा हुआ एक था। बच्चे ने निकाला है 6.67। अरे निकाला। बायो वाले निकाल रहे हैं, मैथ्स वाली बैठी हुई है। हाँ यार 6.67। अब इंटू में भैया कोई डूब जाए तो उसका इस जन्म में तो हो नहीं सकता, और अगले जन्म में कोई भरोसा नहीं तुमको ह्यूमन बीइंग बनाए। तो सुधर जाओ और करो, ठीक है। अब आज का फैराडे के सेकंड लॉ का क्वेश्चन, 12.8 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करने के लिए कितने फैराडे चार्ज थी? और ये सरल सा क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। तो अब आपको ऑर्गेनिक आनी चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मली आईआईटी वाले सारे टीचर मोल कंसेप्ट पहली क्लास में ही पढ़ाते हैं,
इसलिए बच्चे को पहले ही डरा डरू के ऐसा कर देते हैं कि केमिस्ट्री सीख ही नहीं पाए। उसकी हालत उसके दिमाग में भर देते हैं कि मोल कंसेप्ट तो बहुत हार्ड है, जबकि मोल कंसेप्ट एंड में पढ़ना चाहिए, कंसेप्ट पहले पढ़ने चाहिए, अप्लाइड एंड में करना। तो अब हमें दो बातें पता होनी चाहिए कि अगर हम इसका रिडक्शन करें एसिडिक मीडियम में तो बताओ क्या बनेगा। हर्षित, एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन का अगर है, जब हम इसका रिडक्शन करते हैं तो एनिलीन बनती। एक बात। अब दूसरी बात हमको ये पता होनी चाहिए कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आया है, जो हम रिडॉक्स रिएक्शन से निकाल सकते हैं। या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन में 6H+ पार्टिसिपेट करते, तो 6H+ पार्टिसिपेट करते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर में 6 का चेंज आता है। किसका? पिछले वाले का। हाँ, ये दो इंफॉर्मेशन अगर आपको याद नहीं है और तीसरी ये कि एनिलीन बनता है, तो इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी नहीं होगा। और नाइट्रोबेंजीन का वेट 128 ग्राम होता है, तो 128 ग्राम को कितने फैराडे चाहिए? 6 फैराडे। 6। इसको चाहिए 6 फैराडे, तो बताओ भैया 12.8 ग्राम को कितना चाहिए? 6 इंटू 12.8 डिवाइडेड बाय 128। इसको लगा के तो बहुत तेज तेज बोलता है, पता ही नहीं लगता। इंटू करना आता है क्या? एक बच्ची कह रही है यस है। 0.6 ग्राम, पक्की बात। हाँ यस मतलब सर। चेक करना पड़ता। हम ऑनलाइन और पढ़ा रहे हैं, बाद में यूट्यूब पे और डाल देंगे। तुम्हारी तो कुछ नहीं, हमारी तो धत पिट जाएगी। तो मास्टर गलत गलत क्वेश्चन के आंसर बताते इसलिए डबल चेक करवाना पड़ता है। भैया आंसर कितना? तो कितना? 0.6 एक जने ने और बताया। तुम्हारे तो कैलकुलेटर का भी भरोसा नहीं रहता हमें कि कहीं तुम इंटू ही कैलकुलेटर में गलत कर दो। 0.6 आ रहा है। तो 0.6 सही है, इज एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। ये हमारे फैराडे लॉज खत्म हो गए हैं। क्लियर? कभी कभी देख लो, हम एक फॉर्मूले को मॉडिफाई कर रहे हैं। ये फॉर्मूला हम सब जानते हैं, I इंटू टी डिवाइडेड बाय वैलेंसी इंटू 96500। कभी कभी इलेक्ट्रो के क्वेश्चन में वो हमसे थिकनेस पूछता है। थिकनेस वो हमसे कहता है कि मेटल की प्लेट पर कितनी थिकनेस की वो कितनी थिकनेस की लेयर जम जाएगी। ठीक है ना? तो आप देखना W बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बाय डेंसिटी। सही है क्या? ये गलत है। ये मास इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय डेंसिटी। सही है? गलत। मास वाई होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सही है? ये डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। है? आप तो मुझे बताओ भैया मास बराबर क्या होता है? डेंसिटी होता है अब वो नहीं तो मैं देखो वॉल्यूम बराबर मास बाई डेंसिटी होता है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो कहां से ग्रेविटी ले आई? फिजिक्स। फिजिक्स तुझे चैन से नहीं जीने देगी बच्ची। 4:30 ही क्लास होती है। तो नॉनसेंस है ये, कोई तुम कोई सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ रहे हो। नहीं, 4.5 घंटे में आपको समझ कितना आया? वो कोर्स हो रहा है बस, कुछ आ भी रहा है कि नहीं?
तो आप बोलोगे नहीं तो देखो अब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू कुछ नहीं, ऐसा है क्या फॉर्मूला, सही है क्या, एरिया इंटू एल थिकनेस, वॉल्यूम को ऐसे लिख सकते हैं क्या, थिकनेस है ये, हाँ बस फॉर्मूला बन गया। एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, लो और अच्छा लिख देते हैं, एरिया इंटू थिकनेस, इतना अच्छा हमने आज तक नहीं लिखा। एटॉमिक वेट इंटू आई इंटू टाइम, वो कुछ बच्चे यूट्यूब वाले कहते हैं हमको कि आप सर छोटा छोटा बहुत लिखते हो। ठीक है, तो अगर वो हमसे एरिया या थिकनेस पूछे तो हमें ये फॉर्मूला मॉडिफाई करना पड़ेगा, या आप पहले W निकाल लो और फिर अलग से कर लो, या तो आप W निकाल कर बाद में थिकनेस पर पता होगा तो ना, न्यूमेरिकल निकालने का सीधा सा फंडा ये है, न्यूमेरिकल पढ़ो, नहीं क्वेश्चन नहीं दिया, सिर्फ बताया कि अगर ऐसा आए तो ऐसा करते हैं। न्यूमेरिकल का सीधा सा फंडा है, न्यूमेरिकल पढ़ो, अंडरलाइन करो, क्या निकालना है अपने आप से पूछो, फॉर्मूला आता है क्या, नहीं आता तो हरे कृष्णा करो और अगले न्यूमेरिकल पे चल दो। टाइम वेस्ट करने से इस तरह क्या है, भगवान कम से कम खुश तो होंगे बच्चे ने मेरा नाम लिया इस बहाने ही सही। भाई अपने आप को दुखी रखने से बढ़िया हरे कृष्णा करो और चल दो आगे। क्लियर, क्या पता प्रभु एक दिन आ जाए और न्यूमेरिकल सिखाई जाए है। हाँ तुक्का भी मारा जाता है, तुक्का मारने की अपनी एक पूरी फिलॉसफी होती है। इंटेलिजेंट गैस वैस कुछ नहीं होता, ये बेवकूफ होते। तुक्का सिर्फ वो लोग मार सकते हैं जो या तो बहुत स्मार्ट हो और या बिल्कुल ढक्कन, वो नहीं मार सकता। लिखो भैया अगला टॉपिक और आखिरी टॉपिक इलेक्ट्रो का नाम है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब होता है जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे उसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टेंस में पहला टॉपिक है कंडक्टर। तो कंडक्टर का मतलब सब समझते ही होंगे, जो बस चलाए, जो बस में टिकट दे वो कंडक्टर, ठीक है ना। तो कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। अब कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है मेटालिक कंडक्टर। दूसरा होता है मेटालिक कंडक्टर, ये तो पढ़ लिया फिजिक्स में, पक्की बात, तो आज तेरे से पूछ ही ले। तो इलेक्ट्रोलाइट किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये करते हैं फ्री आयंस की वजह से, और ये करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्लियर। मेटालिक कंडक्टर हम जनरली फिजिक्स में पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर है, पर फिर भी क्योंकि सारे फिजिक्स लवर हैं तो फिजिक्स लवर से क्वेश्चन कि क्या मैग्नीशियम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। मैग्नीशियम मेटल, हाँ देखो आपकी थ्योरी क्या कहती है हर्षित, हर्षित तो करेगा शायद, पता है अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन। है तू देख ले, नाम पे तो करेगा। है
क्या मेटल है, नाम है, मतलब मेटल है तो करेगा। कोई थ्योरी है नाम से? तो देसी तरीके से ही रहा ना, फिर काहे की फिजिक्स तुमने समझी? तुम रोज हमको चिल्लाते रहते हो, फिजिक्स वाला टीचर कहता है समझो समझो समझो, तो याद ही रहा ना। मैग्नीशियम इज अ वेरी गुड कंडक्टर। Magnesium is a very good conductor, but it doesn't contain any unpaired electron. अब गूगल बाबा से वापस से पूछ के देखिए, why it conduct electricity, but it doesn't contain any unpaired electron. इसमें कोई भी unpaired electron नहीं है, फिर भी गवार, ये आयंस कहाँ से बनाएगा? और गूगल बाबा बेवकूफ, कुछ भी खोल के देख लिया था है। तो बायजूस कोई ज्यादा होशियार है क्या? ऐसे गवार गवार टीचर 2-2 साल पढ़ाए हुए वहां पढ़ा रहे। मैग्नीशियम में आयन कहाँ से आएंगे यार? वो मैग्नीशियम क्लोराइड या सल्फेट का आंसर बता रहा होगा, या तो देखने वाला बेवकूफ है या तो इसमें क्या है कि हमें बैंड थ्योरी पढ़नी पड़ती है, और इसके ना 3p और 3s की ऑर्बिटल में इंटरमिक्सिंग हो जाती है। उसकी मिक्सिंग की वजह से इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाता है। लिख लो, कहीं लिख ले जी, कल जाके 4.5 घंटे फिजिक्स पढ़ रही है ना, उसके सर पे मारियो और कहियो ये बताओ मुझे। लिख लो, इन मैग्नीशियम 3s एंड 3p ऑर्बिटल इंटरमिक्स, 3s and 3p orbital intermix, so unpaired electron produce. हम इसको सॉलिड स्टेट आएगा तब देखेंगे, तब तक तुम्हारे फिजिक्स के टीचर के लिए छोड़ दिया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ठीक है। तो मेटालिक कंडक्टर को अभी हम डील नहीं करेंगे, हम सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट को कंडक्ट करेंगे, डील करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे आयंस की वजह से। किसकी वजह से? आयंस की वजह से। अब ये इलेक्ट्रोलाइट ना दो होते हैं, एक तो होता है वीक और एक होता है स्ट्रॉन्ग। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 100% डिसोसिएट नहीं हो। तो वीक के नीचे लिख देते हैं नेवर डिसोसिएटेड 100%। कभी भी अपने जीवन में 100% डिसोसिएट नहीं होते। मतलब अगर हम 100% मार्क्स नहीं लाते तो। और स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो 100% टूट जाए। बच्चे का फिर क्वेश्चन तैयार हो जाता है, मैं कैसे पहचानूं कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और कैसे पहचानूं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक सिंपल तरीका तो ये होता है कि फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ ग्रुप के एसिड स्ट्रॉन्ग होते। तो स्ट्रॉन्ग में ये तो लिख लो। और ये दो एसिड हैं, इन दो को याद रखो तो आप देखोगे 99% प्रॉब्लम इन्हीं से रिलेटेड होती। दूसरी बात, जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हर्षित, हमारे पास तेरे लिए एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि अगर हमने एसिटिक एसिड कैसा है? वीक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? वीक। दोनों ने रिएक्शन कराई, बन गया एक सॉल्ट। अब बता, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट? तेरा नाम लिया क्या? स्ट्रॉन्ग है या वीक? पता नहीं, आप जो कहोगे हम वही टिक कर देंगे।
तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक? हर्षित तुक्का मार ले चल, ये भी आना चाहिए, इससे क्या है मन की भड़ास निकल जाती है, पेट साफ हो जाता है। चल तू मार ले। तो मैं तो वही दोनों वीक से बना तो वीक ही है। दो दीक्षा तो कहती है दोनों वीक वीक है तो वीक ही प्रोड्यूस करेगा। आरजू नो कमेंट, ये तो नेता बनेगी। अरे पढ़ाई कर रही है योगिता। वीक होगा सर। तो कहीं पे मैं चलो एक नोट लिखाता हूँ, शायद ये आपको हेल्प करे। सॉल्ट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने एक्सपेक्ट किया। सॉल्ट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, लवण हमेशा ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। सॉल्ट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। सिर्फ दो ही सॉल्ट ऐसे हैं जो वीक हैं, और वो दो आपके सामने। सिर्फ ये दो सॉल्ट हैं जो वीक में आते हैं, बाकी सॉल्ट देखो तो सोते में रजाई में मुंह बंद करके भी अंदर से यही बोलो स्ट्रॉन्ग। तो ज्यादा चांस है क्योंकि ये कभी आएंगे नहीं, बाकी सब स्ट्रॉन्ग। ये अब आजकल के बच्चों को नहीं पढ़ाए जाते। आजकल के बच्चे क्या है, कमजोर हैं पढ़ाई में। है नहीं, केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स में कौन से स्मार्ट है। अगर इतने स्मार्ट होते तो जेई का रिजल्ट 20% थोड़े जाता, 72% कट ऑफ जाती है जेई की, पता है? 72, 360 में से 72। जब आखिरी बार नंबर आए थे ना तो 72 नहीं 66 पे कट ऑफ गई थी जेई की। कितने परसेंट हुए? 40%। पागल हो गए? तो तभी तो तुम्हारे इतने नंबर आए। ये 20% से ज्यादा नहीं बैठेंगी। और पढ़े लिखे नहीं होंगे, देख वैसे तो मैथमेटिकल निकालते हैं पर देसी भाषा में निकाल रहे। 180 पे 50% है ना, और 90 पे, और ये 25 से भी नीचे। ये जेई की है। इसके बाद आईआईटी को शर्म आई और उसने नंबर के बजाय परसेंटाइल देना शुरू कर दिया। अब बच्चों का रिजल्ट 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल आने लगा। मैं भी मैथ्स पढ़ना चालू कर दूंगी। हाँ तो जे जे आप बहुत नेगलेक्ट नहीं कर रहे किसको? जेई को? आप देख लो ना, आपके सामने है, हम क्या नेगलेक्ट कर रहे हैं? तो गवारों की भीड़ में सबका थोड़ी हो जाएगा। हम बताते हैं हो क्या रहा है आजकल। देखो 4 बच्चे ए बी सी डी, एक आध बच्चे को छोड़ देना, इसके तो आए 20 नंबर, इसके 18, इसके 16 और इसके 14। 100 में से बताओ कौन सा बच्चा पास है? कौन सा पास है इसमें? हर्षित कोई सा भी नहीं है, 33% पास होते हैं। इसमें से कोई सा भी बच्चा पास नहीं है, 33 भी नहीं आए किसी के। अब परसेंटाइल होगा ना तो इस बच्चे की 100 परसेंटाइल मानी जाएगी। तो अब ये 100 परसेंटाइल है, तो देखो ये होशियार हो गया, और इसके होशियार होते ये सारे गवार होशियार हो गए। अब ये अपने घर पे आके बताएगा मम्मी मेरे 98 परसेंटाइल आए। तो ये परसेंटाइल का चक्कर इसीलिए किया गया है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि 20% से कम में एडमिशन नहीं दे सकते। 20 तो आई नहीं, तो सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खाली रहते। और ये वो सब सीसी पैटर्न का कमाल है जो 10-12 साल पहले शुरू हुआ। तो अभी खत्म हो गया। खेप तो वही है, सीसी पैटर्न वाली। बोरी खराब है पूरी की पूरी। हमने तो 9 10 से लिया है, 8 भी अलग ही लिया।
जब दीक्षा को पता है कि मुझे स्कूल में कोई फेल नहीं कर सकता है, तो बताओ कोई बेवकूफ बच्चा है जो पढ़ेगा ही नहीं। हम ये तेरी नहीं, हम तो जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर किसी बच्चे को ये पता लग जाए 6 क्लास के बच्चे को कि मुझे फेल नहीं किया जा सकता, कोई फेल नहीं होता, उसके बाद कभी फेल ही नहीं हुआ। क्यों 9th में बच्चे फेल हुए थे हमारे स्कूल में? कोई नहीं, बाद में सबको पास कर देते। नहीं 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 सर, आप क्या सोच रहे हैं कि लास्ट में बोर्ड में वो फेल तो नहीं वो करते, है बोर्ड में वो फेल नहीं होता। बोर्ड में नहीं, स्कूल स्कूल में में 9th में 2 बार उसने रीटेस्ट दिए, 2 हाँ बार सर, होते फेल तो है, फेल होते तो है। नहीं। एसएसटी में भी वो बताओ, साइंस मैथ्स में बढ़िया नंबर है SST। और एक आध कोई वो स्कूल को निकालना ही होगा इसलिए फेल कर दिया होगा। पर ये तो देखना कितने रीटेस्ट लिए थे। 12 फिर तो फेल। अब 12 रीटेस्ट के बाद भी बच्चा पास नहीं हो पा रहा तो है। फेल ही करेंगे। 2 ही रीटेस्ट किए थे, 12 बच्चों का आया था। तो 2 रीटेस्ट भी कम हो देगा, रीटेस्ट क्यों फेल बच्चे का। और वो भी सिर्फ SST। अपन आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी रह जाएगी नहीं तो। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 100% नहीं टूटे। तो हम स्ट्रॉन्ग नहीं पढ़ रहे हैं, वीक पढ़ रहे हैं। तो डाल लो भैया टॉपिक फैक्टर। फैक्टर विच इफेक्ट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हिंदी में ऐसे बोलते हैं फैक्टर जो दुर्बल वैद्युत अपघटे की चालकता को प्रभावित करते। फैक्टर विच इफेक्ट द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, विच इफेक्ट द कंडक्टेंस ऑफ, इसे तो पूरा लिख वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहला फैक्टर हो गया हमारा नंबर 1, ठीक है ना, कि कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। डाइल्यूशन को हिंदी में तनुता कहते हैं। अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में पानी मिलाते जाएंगे तो वो डाइल्यूट होता जाएगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगी, जितना प्योर होता है उतना नहीं होता। और जितना उसमें कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे आयंस में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा, कंडक्टेंस कम होती जाएगी। क्लियर। दूसरा फैक्टर है जो कंडक्टेंस को अफेक्ट करता है, वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा कंडक्टेंस बढ़ जाती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। और अगर किसी भी फैक्टर की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस बढ़ रही है तो उसका एक ही आंसर होता है, क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज, वियोजन की मात्रा बढ़ जाती। तो लिख लो, कंडक्टेंस किसी से भी बढ़े, आंसर क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। तो अगर वो पूछे टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टेंस क्यों कम होती है? एक ही आंसर है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो रही। तो अल्टीमेट हमने क्या सीखा? कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना वियोजन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा टूटेगा, उतनी ही कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। अगर हम बच्चे को ये बात रटाते हैं तो इसमें कौन सा दोष है कि जब भी पूछे क्यों बढ़ गई कंडक्टेंस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाती, ठीक है। अब इसमें कुछ फर्जी और भी हैं, वो भी देख लो। कंडक्टेंस और सब हम वीक के लिए पढ़ रहे हैं, ऑफ डब्लू। जो कंडक्टेंस है वो विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या इनवर्सली? मतलब हम फिजिक्स में जा रहे हैं वो। विस्कोस
डायरेक्ट का क्या होता है ऑपोजिट? हमें क्या पता क्या। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो विस्कोसिटी बढ़ने से, क्योंकि वो थिक हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती। कंडक्टेंस, अगर विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। अब इसी बात को केमिस्ट्री में कहते हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। विस्कोसिटी का देसी भाषा में मतलब होता है गाढ़ा, थिक। तो जितना थिक हो जाएगा लिक्विड, उसमें रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी, और जब उसमें कंडक्टेंस कम हो जाएगी। जब गाढ़ा ज्यादा हो जाएगा तो थिकनेस ज्यादा हो जाएगी, तो उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ये ऐसे है कि दो मकोड़े ले आए, एक को पानी में डाल दें और एक को चीनी में, तो मकोड़ा किस में तेज भागेगा? हाँ बिल्कुल। बोल क्यों? फिर और डांटेंगे केमिस्ट्री का नाम लेके। चली जा फटाफट। हम आगे चलते, तू ना सुधरेगी। नहीं नहीं, सच में चले जा। हम तो वीडियो भेज रहे हैं, सब आदमी घर जाके देख लियो। फिजिक्स वाले सर भेज रहे हैं, तो उनकी वीडियो निकल जाएंगी। हम आगे चलते हैं। ओके, तो हम इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो हम 9th 10th में भी पढ़ते हैं। तो इसमें पहला है ओम्स लॉ। तो अब इस उम्र में हमको पढ़ाने में शर्म आती है, तुम लोगों को ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सब जानते हैं, V = IR। ठीक है ना? जहां पर B वोल्टेज है, I करंट और R रेजिस्टेंस है। तो 10th क्लास में छोटा सा क्वेश्चन आता है, तुम लोगों को आता भी है, कि अगर हम IIT या फर्स्ट ग्रेड टीचर बन जाए तो पैसा आने लगेगा। अब पैसा आने लगेगा तो अपन मकान बनवाएंगे, तो मकान बनवाएंगे तो बिजली का बिल कम आए, इसके लिए मोटा तार यूज करेंगे या पतला तार? हाँ योगिता, निशु मैडम, अरे निशु मैडम, जी सर। जब अपन फर्स्ट ग्रेड टीचर बन जाएंगे, अपने को 80-90 हजार रुपए की तनख्वाह आएगी, तो अपन घर में तार मोटे वाले लगवाएंगे या पतले वाले, कि बिजली का बिल कम आए? हर्षित, हर्षित, पतले वाले। अबे तुम्हारी फिजिक्स का सबकी खराब है क्या? फिर तुम क्या सीखते हो? अरे मैं बता रहा हूँ मोटे ना, वायर का रेजिस्टेंस है। मैं बता रहा हूँ, तो मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ज्यादा बड़ा बिल आएगा। बस यही तुम्हारी फिजिक्स है, तुमने सीखा। मोटे वायरों में रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट फ्लो ज्यादा आएगा, तो बिल कम आएगा। देखा क्या फायदा हुआ समझ के इतने सालों में फिजिक्स? ओम्स लॉ 50 बार सब, इससे बढ़िया तो हम बढ़िया हैं। सीधे सीधे लिखाते, भैया घर में बिजली बचानी है तो मोटा तार लगाओ। कम से कम गलत आंसर तो नहीं बताओगे। अल्टीमेट वो हमसे पूछ क्या रहा है कि घर में मोटा वायर लगाना है कि पतला? तो मोटा वायर लगाएंगे तो बिजली का बिल कम आएगा। आगे बढ़े। पर हम नहीं बढ़ाते। मोटा वायर होगा तो आपने देखा रेजिस्टेंस कम होगी। तो अपने फिजिक्स वाले सर से पूछियो, बिजली का बिल मोटे तार से ज्यादा आएगा या पतले तार से? पर सर आपने बोला रेजिस्टेंस ज्यादा कम ज्यादा कम नहीं होगी, कम होगी। तो ज्यादा करंट होगा।
ये पता नहीं तुम क्या क्या सोचते हो। गवारो, जब ज्यादा करंट आएगा तो आपने कभी सुना है कि ट्रांसफार्मर में 440 वोल्ट का करंट चलता है, घर तक आते आते 220 का रह जाता है, बाकी कहाँ चला जाता है? बाकी कहाँ चला जाता है? वहां से 440 छोड़ते हैं ट्रांसफार्मर से, घर पे 220 ही आता है। रेजिस्टेंस की वजह से वो बाकी पोटेंशियल खत्म हो जाता है, 50% लॉस हो रहा है। तो अब अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो वो 440 की बजाय 340 घर आएगा, तो बिजली बचेगी ना, लॉस नहीं हो रहा ना, हीटिंग लॉस कम हो जाएगा। अगर गोल्ड, सिल्वर, आयरन और कॉपर सबके भाव बराबर हो जाए, मेटल की सारी मेटल एक ही भाव में मिले, तो बताओ रोटी किस पर सेकोगे? जिससे जिससे अपना गैस का बिल बच जाए। किस? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और आयरन तीनों के भाव एक ही हैं, 10 रुपए किलो। गोल्ड, कॉपर, आयरन। हाँ, और कोई इमोशनल पार्ट लगाना नहीं है कि गोल्ड तो बहुत ब्यूटीफुल है क्योंकि 10 रुपए का है तो सबके बराबर ही गोल्ड मिलेगा ऐसा नहीं है कि और गोल्ड का तवा में तो इसी पैसे के, क्योंकि वो गोल्ड का तवा इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी कीमत ज्यादा है। तो अब बिजली का बिल कम, बिजली का नहीं, गैस का बिल कम आए तो किसको यूज करने से गैस का बिल कम आएगा? गोल्ड, सिल्वर, आयरन या कॉपर, या तीनों चारों में ही बराबर आएगा? जिसकी कंडक्टेंस है? तो गोल्ड। एक बता, तूने सारे तो बता दिए, सारे तवे तो यूज कर लिए तूने, रोटी एक बनाई नहीं अब ये हर्षित, जिसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, हीट और थर्मल तो कंडक्टेंस। तू ही बता दे किसकी ज्यादा होगी फिजिक्स तो तूने पढ़ी है, हमने तो पढ़ी नहीं। चल योगिता तू बता दे, दिल से नहीं बताना है। तू कहे सोना बहुत अच्छा है, एकदम पीला पीला तवा दिखेगा सोना गले में अच्छा लगता है। तो हम इस साइंस एक्चुअल में इसलिए पढ़ाने को पढ़ते हैं हम लोग, कि हम जनरल चीजें सीखें, कि जिसकी हीट कैपेसिटी कम होगी वो हीट लॉस, उसमें से हीट जल्दी फ्री हो जाएगी, क्योंकि गोल्ड की हीट कैपेसिटी सबसे कम होती है। तो हम गोल्ड को जितनी हीट देंगे वो सारी हीट रोटी को ट्रांसफर कर देगा, रोटी जल्दी से पकेगी और गैस का बिल कम आएगा। अरे भैया, हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कितनी हीट वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जब गोल्ड अपने अंदर हीट स्टोर करेगा ही नहीं, आपने देखा होगा सुनते से, जब गैस पे रोटी बनाते हैं तो तवे को थोड़ी देर पहले रख देते हैं, कारण आयरन की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो शुरू शुरू में वो हीट को अपने अंदर ही दबा के रखता है। तुरंत गर्म नहीं होता। हाँ, तो थोड़ी देर बाद उसकी हीट कैपेसिटी जब पूरी हो जाती है तो वो बची हुई एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जो रोटी को फुला देती है। बड़े आगे, तो हम चलते हैं इसके बाद रेजिस्टेंस की तरफ, बस छोड़ने वाले। रेजिस्टेंस को हम आर से दिखाते हैं, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है, डेफिनेशन आर जो बताएगी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। हर्षित, चलिए दोनों तो पता नहीं हाथ पैर फेंक रही है। हर्षित, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। तो हर्षित ने सही बताई है ऑलमोस्ट। ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। कभी आ जाए तो एग्जाम में, इसी को कॉम्पिटिटिव कहते हैं। मौत और क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी रूप में आ सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज,
हम तो पता नहीं है, खुद ही बात कर रही। मैंने ऐसे बोला था कि अच्छा अगर तेने बोला था तो लिख ले डेफिनेशन। ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस होती है वो एल बाई ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती। एल यहाँ पर लेंथ है, हमने तो यार एल बाई ए ही पढ़ा। अभी तो बताया तुझे मोटा वायर चाहिए, नहीं हम गलत क्यों पढ़ाएंगे, हमें दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। तो जितनी वायर की लेंथ बढ़ जाएगी उतना ही रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा बिजली के तार में थोड़ी थोड़ी दूर पर खंबे लगाए जाते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर खंबे लगाए जाते हैं जिससे रेजिस्टेंस कम रहे। ठीक है, अगर हम इस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दें तो रो आ जाएगा, और रो बराबर होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर? सब जानते हैं रो बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाई लेंथ। ऐसा 10वीं क्लास की किताब में होगा पक्का, 10वीं में ही पढ़ा देते होंगे योगिता, है ना? क्यों? हाँ है, हाँ निशु मैडम कहाँ पढ़ाते हैं? तो 10वीं क्लास में ही आ जाते, बड़े अपन आगे। तो चाइना की इलेक्ट्रिसिटी आइटम खरीदने में क्या नुकसान है, पतले तार लगाते हैं बदमाश, उससे बिजली का बिल ज्यादा आता है। तो इसलिए आज से चाइना का सामान खरीदना बंद। हम आगे चलते हैं। आर की यूनिट सब जानते ही हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, या फिर इसको मोह भी कहते हैं, मोह। वो तो 1/R मोह रो अलग हो जाता है। है, तो कंडक्टेंस होती है। सर मीट ये गलत लिख दिया, कंडक्टेंस की होती है, गलत करवाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये ओम या फिर ऐसे, ऐसी होती है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती। तो हमारा अगला है कंडक्टेंस। तो हर्षित तू ही बता दे कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होती नहीं तो है, is in flow of electron is known as conductance, और कंडक्टेंस 1/r के बराबर होता है क्या, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मोह। और ऐसा यूनिट दीक्षा आज तू बता ही दे, बहुत आसान है, मौका है आज तेरे पास। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टर हाँ एमपी शर्म नहीं आती? तो करंट की होती है। आरजू चल तू भी बता दे, क्योंकि तेरा भी इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है। अब देख लो तुम कहाँ हो। हाँ तो नहीं हो सेम एस हमारे नाम से शुरू होती है, दूसरा अक्षर एस होता है, एस के बाद आई। अब तो बहुत ही शर्म की बात है, अब तो क्या है, तुम थोड़ा थोड़ा पानी पी लो और उसी में सोच लेना चुल्लू भर पानी। सीमेंस साइमेंस क्या बोलते हो, कोई बात नहीं, लिख ले, अभी यही सही है। क्या बोलना मतलब पूरा बोलना। गूगल बाबा से पूछ, ये मैंने नहीं पढ़ा। और बता तू फिजिक्स वाले हैं। नहीं बस देख लो अब तुम्हारी फिजिक्स कहाँ जा रही है, कारण छोटी बातें आती नहीं है, बड़ी बड़ी पढ़ाने। सर ये काम नहीं आता, प्रॉब्लम करके बता रहे। ऐसे कैसे नहीं काम आता, मिल गई? अपन आगे चलते हैं, 4 टर्म्स। कितना टाइम हो रहा है? हाँ एक्चुअल में
प्रॉब्लम मालूम क्या है? टीचर्स की प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा खुद बड़ा पढ़ना चाहता है, वो छोटी बात पढ़ने ही नहीं चाहता। अगर कोई आईआईटी का टीचर सीमेंस पढ़ाए ना, कल ही ट्यूशन छोड़ के भाग जाए बच्चा, उसको तो कुछ नहीं आता, 9-10 की बातें पढ़ाता है। जबकि आपको ये छोटी बातें नहीं आती, इसलिए आपको बड़ी बात कभी समझ नहीं आती। तो भैया अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ थोड़ा सा एक क्लास और लगेगी, एक क्लास।